नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। दरअसल ईडी की ताजा कार्रवाई ने सियासी गलियारों से लेकर सदन तक हलचल को तेज करने का काम किया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सबसे ताकतवर अफसर मानी जाने वाली सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी ने इस बहुचर्चित घोटाले को एक नया मोड़ दे दिया है। इधर महीनों बाद इसी केस में गिरफ्तार पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर लखमा ने कैमरे के सामने अपनी पीड़ा भी रखी और न्यायपालिका पर भरोसा भी जताया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई बता रही है, तो वहीं कांग्रेस जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगा रही है। आखिर शराब घोटाले में अब तक की कार्रवाई इशारा क्या करती है और क्या जांच एजेंसियों का शिकंजा और कसने वाला है, और क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 16 दिसंबर को एक बार फिर सत्ता के गलियारों से लेकर सियासी मैदान तक हलचलें तेज हो गई। जिस शराब घोटाले ने लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति को उबाल पर रखा है, उसमें एक और गिरफ्तारी ने खलबली मचा दी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सबसे ताकतवर अफसर मानी जाने वाली सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सत्ता के बेहद करीब रहने वाली सौम्या पर अब शराब घोटाले में हिस्सेदारी के गंभीर आरोप है। उधर महीनों बाद बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट के सामने लखमा ने न सिर्फ न्यायपालिका के प्रति आभार जताया, बल्कि कैमरे के सामने अपने दुख दर्द की कहानी भी बयां कर दी। शुगर वाला आदमी हूँ और मेरा हार्ट का भी बीमारी है। आज पहला बार तो लाए हैं, अगर बाहर रहता तो वारंट निकलता है कि नहीं निकलता है? कैसा देश का कानून है, अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना चिल्लाया तब पहला बार लाए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 16 दिसंबर को गिरफ्तार हुई सौम्या चौरसिया। शराब घोटाले में मिली भगत के आरोप, अब ईडी कर रही आगे की पूछताछ। पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी महीनों के बाद पेशी के लिए लाए गए स्पेशल कोर्ट। लखमा बोले, जेल में अच्छा नहीं लगता, कई बार बोलने के बाद लाया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी शराब घोटाला मामले में जेल में निरुद्ध। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने जांच एजेंसियों को लेकर किया हंगामा। विपक्ष बोला, छत्तीसगढ़ में जांच एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस की झलक रही पीड़ा, भ्रष्टाचार किया तो छोड़ देना चाहिए क्या? अब शराब घोटाला मामले ने एक बार फिर सियासी बयानबाजियों को हवा दे दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल जांच एजेंसियों पर मिल्खा सिंह से भी तेज भागने का तंज कस रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पूछ रहे हैं कि जिसने घोटाला किया उसे क्या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? आज के कोर्ट में हुआ क्या, जो व्यक्ति फरार है उसको 164 के बयान कराने ले गए थे आईओ, और जब हम वकील ने उसको कहा कि ये तो फरार व्यक्ति है, तो ऐसा भागा कि मिल्खा सिंह भी शायद शर्मा आ जाए, इतना तेजी से सर पर भागे। यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उस भ्रष्टाचार को छोड़ दिया जाए क्या? इस बात को उनको तय करना चाहिए। और जहां तक यदि कहते हैं उनको, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़िया लोग को कहते हैं राज्यसभा का सांसद बना के भेजा है, तो वो क्या वहाँ चाय पीने बैठते हैं कि केवल उनको वहाँ पे बात रखनी चाहिए। कुल मिलाकर सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी और कवासी लखमा की पेशी ने साफ कर दिया है कि जांच एजेंसियां अब बड़े नामों तक पहुंच सकती हैं। एक और बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की भावना और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण करार दे रही है। बहरहाल सदन से लेकर सड़क तक आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज है। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त की गर्भ में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अगला नंबर किसका? और सौम्या चौरसिया से जब पूछताछ पूरी हो जाएगी, कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, तो उस वक्त
क्या कुछ मामले सामने आ सकते हैं, ये भी सवाल है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त अंकित बाघ-बाहरा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कौशल स्वर्णबेर जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर पांडे जी, सवाल कांग्रेस पार्टी के ये हैं कि ईडी उनके नेताओं को परेशान कर रही है और वो कहते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन आप लोग कहते हैं कि अभी तो कार्रवाई जारी रहेगी। क्या चल रहा है? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। जिस प्रकार से जिस विषय पे, जांच एजेंसियों के विषय पे अगर बात है, तो जांच एजेंसियां जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सीबीआई के द्वारा हमारे चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, जितने बड़े नेता थे सबके खिलाफ कुछ न कुछ केसेस और उसमें कार्रवाइयां होती थी। सबको क्लीन चिट मिली, कभी हल्ला नहीं हुआ कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और शासन के दुरुपयोग की बात जहां तक के है, तो 1975 के बाद से कितनी बार इन्होंने प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त करके वहां अपना शासन लागू किया, ये भी सब भली भांति जानते हैं। और वर्तमान में अगर हम बात कर रहे हैं सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी की, तो शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ पैसों का घोटाला हुआ, ये निरंतर एक सिस्टम के तहत पूरे छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए किया गया एक घोटाला था, लगभग 3400 करोड़ से अधिक का। अब इसमें कवासी लखमा जी की अगर बात करें तो उनके नाम से घर बनता है 2.25 करोड़ का, उनके पुत्र के नाम का घर बनता है 1.4 करोड़ का, 64 करोड़ फैमिली के अलग अलग लोगों के नाम पे इन्वेस्टमेंट होते हैं। कांग्रेस सरकार में ये आबाकारी मंत्री थे, भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके सुपुत्र भी इसी मामले में अंदर हैं। और अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी ईडी ने नहीं किया है, कोर्ट ने न्यायिक रिमांड दी है। ईडी ने अपनी जांच करके चार्जशीट प्रस्तुत किया, उसके आधार पे कोर्ट ने न्यायिक रिमांड दिया। अब जेल में रहना है, नहीं रहना है, इनको बेल कब मिलेगी, ये जज का तय करने का काम है। लेकिन इससे यह तो स्पष्ट होता है कि ये घोटाला बहुत ही जबरदस्त घोटाला था, जिसमें अनवर डिबर, अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी हो, चाहे ये सभी लोगों के नाम हैं। और किस प्रकार से शराब में इतना बड़ा घोटाला करके छत्तीसगढ़ के राजस्व को, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के पैसे को लूटने का कार्य चलता रहा, और FL10 लाइसेंस का इसमें क्या उपयोग करते हुए इन्होंने किस प्रकार से पैसों की बंदरबाट की, इसकी प्रामाणिकता ये सिद्ध करता है। और सबूत सारे चीख चीख कर कह रहे हैं, बस इंतजार है कि न्यायालय से कब फैसला आता है। न्यायालय से कब फैसला आता है। मुद्दा भले ही एक हो, लेकिन सियासी बयानबाजियां और भी मुद्दों को गर्म कर रही हैं। अंकित जी भी जुड़े हैं। अंकित जी, अब क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं साहब 3200 करोड़ का घोटाला है, सभी आरोपी धीरे धीरे जांच में आ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं साहब आरोपी बढ़ते जा रहे हैं। सौम्या चौरसिया नया नाम है, उन पर यह तीसरा केस चल रहा है। ईडी लगातार उनके पीछे है और जाहिर सी बात है उनकी क्या भूमिका थी पूर्ववर्ती सरकार में किसी से छिपी नहीं। तो धीरे धीरे करके भूपेश बघेल सरकार से जुड़े जो महत्वपूर्ण लोग थे वो अब या तो ईडी की गिरफ्त में हैं, कैद में हैं, या फिर आने वाले हैं। अंकित जी, पांडे जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पीएमएलए कानून और जो पहले आईपीसी होता था, बदल के वो बीएनएस हो गया है। पीएमएलए कानून होता है कि जो आरोपी है उसको स्वयं को ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। और पहले जो आईपीसी की धारा होती थी और जो बीएनएस की धारा होती थी, उसमें जब गिरफ्तारियां होती थी तो उसमें पुलिस को सिद्ध करना पड़ता था कि आप आरोपी हैं जी। तो ईडी के पास यानी कि महान शक्ति दी हुई है कानून में, उसमें ये दिया हुआ है कि आपको पकड़ ले ईडी, आपके सारे दस्तावेज या आपके हार्ड ड्राइव, आपका पेन ड्राइव, आपके सारे कागजात जब्त कर ले और फिर आपको बोले कि आप सिद्ध करो। कल आप देखिए कि हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री गिड़गिड़ा रहे थे कि 11 महीने के बाद मेरी पहली पेशी हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बीपी का प्रॉब्लम है, मुझको अन्य दूसरे प्रॉब्लम है, मुझको इलाज नहीं करवाया जा रहा है, मुझको जेल में ठीक नहीं लग रहा है। अब
लोकसभा में भाजपा ने ये बताया कि आज तक ईडी ने 2014 के बाद 6300 मामलों में दर्ज किए और लगभग 120 या 100 कुछ मामलों में ही वो इस करीब पे पहुंची है कि सामने वालों को सजा मिल पाएगी। आज ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के मेरे मित्र आए हुए हैं कि 3200 करोड़ का घोटाला है, उसने इतने करोड़ का ये बना लिया है, उसने इतने करोड़ का ये बना लिया। ये सब हवा में है। जैसे कोलगेट हवा में था, जैसा 2G स्पेक्ट्रम हवा में था, जैसा कॉमनवेल्थ हवा में था। अच्छा। आखिरी में 10 साल बाद निर्णय आया, और ये निर्णय आया कि ये हवा में था, इससे कोई भी सच्चाई नहीं थी, कोई भी प्रामाणिकता नहीं थी। अगर ईडी किसी के बात पे ये सब कार्रवाई कर रही, पांडे जी मैं एक लाइन में अपनी बात और बताऊंगा, तो एक फरार पप्पू बंसल जो ये बता रहा है वो फरार है, पुलिस के रिकॉर्ड में, ईडी के रिकॉर्ड में फरार है। पर जब वो चाहता है तो ईडी दफ्तर में पहुंच के अपने बयान दर्ज कराता है। 164 का बयान की बात हो रही है, और 164 का बयान कैसे लिया जाता है कोर्ट में कुछ दिन पहले सिद्ध हो गया था कि पुलिस पहले से एक कागज टाइप करा के लाती है और उसमें जाके अपराधी से, आरोपी से दस्तखत ले लिया जाता है और जज से दस्तखत ले लिया जाता है। तो 164 का बयान को तो इन्होंने मजाक बना लिया है। और जो आरोपी पप्पू बंसल है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता अगर इनके नजर से आरोपी है? और अगर ईडी सही है तो ईडी भूतकाल में जो रमन सिंह जी के समय 6000 करोड़ के घोटाले की बात होती थी, जो इनके मंत्री अपना प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कैबिनेट में उठाया था, उस पे जांच क्यों नहीं रही है? जिस पनामा पेपर पे सरकारें गिर गई, पाकिस्तान में सरकार गिर गई, दूसरी जगहों पे लोगों को इस्तीफा देना पड़ा, उस पनामा पेपर में अगर अभिषेक सिंह का नाम आया, रमन सिंह जी के मेडिकल का एड्रेस आया, तो उस पे जांच क्यों नहीं हो रही है? और जिस ईडी की ये बात करते हैं वो तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाओ। चिंतामणि महाराज कोलगेट में आरोपी थे कोल मामले में, पर जैसे ही उस पे सांसद बने भाजपा के, तो आप ये सभी लोगों को बेकसूर मानते हैं, ठीक है? ये सभी मैं लोग ये मानता हूँ कि नहीं, अगर ये जो सभी जांच लोग हो रही है, बेकसूर ये है, सिर्फ इन पर किसी दुरुपयोग भी है, प्रकार का ये कोई चार्ज परेशान नहीं करने है। के इरादे से हो रहा और है, इतने परेशान करने भोले के भाले इरादे लोगों से हो को रहा है। ईडी क्यों इनका परेशान उद्देश्य कर एक रही ही है? कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए और या हम आपको फंसाते रहेंगे, आपको परेशान करते तो रहेंगे। भाजपा में जो जितने भी लोग हैं सत्तावान सब नेता है, ईडी से सताए हुए लोग हैं क्या? 100%। आज अच्छा। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के अब ये मैं गंधर्व जी से पूछूंगा, लेकिन कौशल जी का रुख करते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल आता हूं सर आपके पास। कौशल जी, अब क्या कहेंगे, ईडी, सीबीआई या जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये किसे गिरफ्तार करती हैं? क्या कोई निर्दोष व्यक्ति को भी पकड़ लिया जाता है? नहीं, आप निर्दोष हैं, आइए आपको हम गिरफ्तार करेंगे और आपको हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। निर्दोष आदमी को अगर ईडी गिरफ्तार कर रही है तो मुझे लगता है आज 2025 में हम लोग संवैधानिक तो नहीं है। कौशल जी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? विवेक जी, देखिए, जब कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है, कोई भी जांच एजेंसियां जांच करती है, तो कोई न कोई बहुत सारे फाइंडिंग्स होते हैं और एक दिन में गिरफ्तारी नहीं होती। आप देखेंगे जब भी कोई ऐसे प्रक्रिया चलती है तो कहीं कहीं वो सबूतों के आधार पर वो आगे बढ़ती है। और जब आप देखेंगे जिस तरह की कार्रवाई होती है तो कहीं कहीं बहुत लंबे समय तक रेकी की जाती है, उनके घर परिवार से लेकर उनके जितने नाते रिश्तेदार है सबकी पड़ताल की जाती है और ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके आधार पर कहीं कहीं जो जांच एजेंसियां वो कार्रवाई करती हैं। ऐसा नहीं होता कि जांच एजेंसी यदि आपके घर आए आपको उठा के ले जाए। तो कहीं कहीं कुछ फाइंडिंग होते हैं, कहीं कहीं से कुछ लिंक मिले होते हैं, कहीं कहीं से कहीं पे किसी डायरी में आपका नाम लिखा होता है, या कहीं कहीं ऐसा कोई शॉर्ट टर्म कोई नोटिस होता है कि जिसमें पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है वो फला केसेस में लिप्त है और उसके पूछताछ में बहुत सारी चीजें पाई जा सकती। तो बहुत सारे प्रकरणों में इस तरह की चीजें होती है। लेकिन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब घोटाला लगातार पिछले आप देखेंगे 2-2.5 साल से लगातार कार्रवाइयां चल रही है और उसमें एक के बाद एक कई लोग अंदर हो चुके हैं। और जो अंतिम कड़ी के रूप में बहुत सारे, जैसे सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी दूसरी बार हुई, इसके पहले भी वो जेल में रह चुकी हैं, जेल से लगभग 250-300 दिन के लिए बाहर निकली थी। उसके बाद फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसी घटनाक्रम में बीच में ये भी हुआ था कि सौम्या चौरसिया जिस गांव में रहती है वहां पर कुछ लोग उनके घर पहुंच गए थे कि गड़ा हुआ धन मिलेगा करके उनके घर को खोदने पहुंच गए थे। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। तो कहीं कहीं अभी निश्चित तौर पर लेकिन ये देखेंगे कि कहीं पर भी अभी नकदी बड़े पैमाने पर बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ठीक है आप शो कर रहे हैं कि ये जमीन के दस्तावेज है, ये फलाना दस्तावेज है, उसको वो जांच
जांच का विषय कि उन्होंने क्या यही इसी 5 साल में उस जमीन के दस्तावेज को उपलब्ध कराए हैं, या पुश्तैनी है, या फिर भविष्य या भूतपूर्व में कर खरीदे गए। तो कहीं कहीं जब आप बड़े घोटाले की बात करते हैं, तो जब आप देखेंगे दूसरे जगहों पर ईडी ने जब छापामार कार्रवाई की तो बड़े पैमाने पर राशि भी बरामद की जाती है, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नकदी प्रमाणित नहीं करेंगे तो जब, क्योंकि इसी बिना पर आप देखते हैं कि सबूतों का वहां पे बहुत सारे जो केसेस हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ईडी के जो अफसर हैं, जो लोग इस काम से लगे हुए हैं, लेकिन ये उनको इसके तहत ये तक जाना कहना होगा। कि साहब हम विपक्ष में हैं तो हमारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना दिया जाता है और उन्हें पर ये दबाव बनाया जाता है कि आप बीजेपी के साथ में आ जाइए, नहीं तो आपको बहुत आगे तक कानूनी प्रक्रिया में उलझा दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर आप बहुत जगहों पर देखेंगे तो इस तरह की चीजें देखने को मिली है कि दबाव की राजनीति तो होती है। सरकारें है किसी के पहले मतलब सरकार, उन्होंने भी दबाव की राजनीति जनता की है। क्या समझ रही होगी कि कोई है बिल्कुल पाक साफ जिस पर आंख बंद करके हम विश्वास कर लें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विवेक जी, राजनीति में जो भी व्यक्ति जिस भी दल से जुड़ा है, वो मुझे लगता है किसी भी दल का कोई व्यक्ति पाक साफ बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई न किसी के हाथ कहीं ना कहीं काले हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कोई भी स्पष्ट नहीं कह सकता कि। पांडे जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही थी, पीएम मोदी ने, कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सबने स्वीकार किया कि हाँ आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लीजिए मैंडेट लीजिए, इतना बढ़िया लीजिए कि आंख बंद करके सरकार आपकी बनेगी। और बनाई भी 14 में 19 में आंख बंद करके जनता ने वोट डाल दिया। और न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसा लगा कि वो कांग्रेस को और गैर बीजेपी को बोल दिए क्या। बीजेपी के बहुत लोगों के खिलाफ भी चीज़ें आई सामने, पर आप लोगों ने उस पर बयान भी नहीं दिया। आपने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसमें कोई पार्टी का नाम नहीं लिया गया था। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो अपनी स्वतंत्रता से कार्रवाई करती हैं, और जहां आप अभी भाजपा नेताओं की और भाजपा से जुड़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आईटी सीबीआई के पहले के मामले थे उसकी जांच 2014 के बाद से भी जारी थी। कई जगह मामलों में उसमें आगे सुनवाई भी हुई। इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग हैं, और एक डेटा है, आप अगर उसको सर्च करेंगे तो आपको प्राप्त भी हो जाएगा कि 2014 से 2025 तक लगभग 45 से 55 केंद्रीय मंत्री से लेकर के सांसद, विधायक और प्रदेश सरकारों में जो मंत्री हैं, ऐसे सभी लोगों के ऊपर जहां पर भी इस प्रकार की चीजें लगी वहां पर कार्रवाई की गई है और जांच निरंतर जारी है। यदि कोई भी किसी भी प्रकार से दोषी है तो उसे स्पष्ट तौर पे सजा कानून के तहत दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, बात अगर अभी छत्तीसगढ़ के केंद्र को लेकर के हो रही है कि शराब घोटाला जो यहाँ हुआ, उसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें मैं ईओडब्ल्यू का जो डाटा है उसके आधार पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो अभी सहानुभूति की बात हो रही थी कि बीपी के मरीज हूं और मेरे को निकलने नहीं दिया गया, निश्चित तौर पे वो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन देश में सबसे ज्यादा संविधान का सम्मान है और संविधान में जो न्याय व्यवस्था है उसका सम्मान है। उसके तहत जो प्रक्रिया है वो तो सभी को देखना पड़ेगा। कवासी लखमा जी का जो मकान बना, बहू शीतल कवासी के नाम से 21 लाख की जमीन, ये ईओडब्ल्यू सोर्स है ना इसमें। और ये जो जांच एजेंसियों की बात कर रहे थे तो एसीबी तो इनके पास भी है। कांग्रेस भवन सुकमा 1.33 करोड़ का भुगतान, कारोबारी जयदीप भरोदिया 1 करोड़ रुपए उधार दिए, कर्मचारी राजेश नारा 44 लाख की जमीन, रिश्तेदार कवासी भीमा 4 करोड़ का जगदलपुर में सीमेंट फैक्ट्री। तो ये ऐसे आंकड़े जब मैं देखता हूं तो निश्चित तौर पे मैं बोल रहा हूं, जब सबूत चीख करके कह रहे हैं कि दोषी कहां पर है, यही जो संपत्तियां कुर्क हुई, चाहे वो अनवर डेबर की हो, चाहे वो सौम्या चौरसिया की हो, बात कर रहे थे कि कोई नकदी बरामद नहीं हुई तो किस मात्रा में सोने की चीजें और
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब हम भूपेश बघेल के सुपुत्र की बात करते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, तो उनको पैसे की चक्री उधर कैसे घुमाना है ये वो भली भांति समझते थे। और ईडी का काम ही है मनी को ट्रेल सीधी करना। बात यह है कि तो पूरा पैसा एक कहां से घूम कर एक सिंडिकेट चल रहा था जो कर रही है, पैसे को खपाने का काम कर रहा था और योजनाबद्ध तरीके से ये सब जारी था, जिस पर ईडी ने वार कर दिया। तो फिर अंकित जी, न्याय सम्मत, विधि सम्मत और संविधान सम्मत तो बात यही कहती है कि अगर किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो वो पैसा राष्ट्र को वापस हो जाना चाहिए। ईडी वो पैसा लेगी और उसे राष्ट्र के खजाने में दे देगी। अब प्रॉब्लम क्या है? मित्र से पूछना चाहूंगा कि हिरेन जोशी कौन है? जी, हिरेन जोशी का नाम महादेव किससे सट्टे आप पूछ हिरेन किससे रहे? जोशी मुझसे PMO पूछ से रहे हैं जुड़े या हुए हैं। गंधर्व जी से? थोड़ा सा मुझे शायद सुनने में वो हुआ। मैं बिल्कुल गंधर्व जी से गंधर्व जी पूछ से रहा हूँ। सवाल है। इतनी सारी ओके, बातें उन्होंने रिपीट बात किया। हाँ। मैं इनसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि हिरेन जोशी कौन है? पीएमओ से जुड़े हुए हिरेन जोशी का नाम अभी महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स को संरक्षण देने पे आया, तो हिरेन जोशी कौन है ना? रमन सिंह ने क्यों आखिरी 2018 के चुनाव से पहले बोला था कि 1 साल भ्रष्टाचार मत करो, कमीशन मत खाओ, तो हमारी सरकार 20 साल तक आ जाएगी। तो क्या ऐसा भ्रष्टाचार चल रहा था, है ना? मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि गढ़ मुक्तेश्वर का जो रिसोर्ट है वो किसका है? शिव शंकर भट्ट ने नान घोटाले में 164 का बयान दिया था, उसमें उसने कहा था कि मैंने पैसे डॉक्टर रमन सिंह को दिए और उसके चुनाव में जो खर्च हुए उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मैं इनसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले सारे सवाल हो गए। बताया इतने सवाल के जवाब कैसे दे पाएंगे? 32,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त है और वो चक्की पीसिंग और पीसिंग। अब बहुत सारे सवाल हो गए अंकित जी। 4 दिन बाद उस पार्टी में वो मेरी भी जवाबदारी है कि मैं आपकी बात को गंधर्व जी से इसके जवाब तो ले लिए जाए। ठीक है, चैतन्य बघेल की संपत्ति की बात हो रही है तो वो पैतृक संपत्ति है। मैं विनोद तिवारी जी का एक उदाहरण दूंगा। अब मुझे लगता है कि ये गंधर्व जी को आप पर्सनल भेज दीजिए, इतने सारे सवाल के जवाब तो वो यहाँ नहीं दे पाएंगे। गिरवी रखी हुई है, वो 2018 के बाद हमारी सरकार बनती है, 15 की संपत्ति जो इनकी पुरखों की संपत्ति है चैतन्य बघेल की, उसको पकड़ के वो बता रहे हैं कि वो तो उसकी इतनी सारी संपत्ति है। अरे भाई कोई खानदानी ठीक है, मैं कौशल जी का रुख करता हूँ और चर्चा के लिए अब 1 मिनट का समय शेष रह गया है। कौशल जी, सीधा सवाल ये देखिए, बहुत सवाल जवाब हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, पूर्ववर्ती सरकार के इतने खास अधिकारी को कब्जे में करना तीसरा मामला है, कोई पहला मामला नहीं है, कुछ आएगा निकल कर? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, तभी मुझे लगता है कि ईडी ने दोबारा उसकी गिरफ्तारी की है और पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। तो कहीं कहीं जो टारगेटेड है, सबको पता है कि टारगेट कौन है और उसी टारगेट तक पहुंचने के लिए इस तरह की जो कोशिश है लगातार की जा रही है। ईडी के माध्यम से लगातार देखेंगे जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो काफी लंबे समय तक जेल में है। जो कुछ बेल में छूटे हैं उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की हिदायत दी गई, मतलब छत्तीसगढ़ में वो नहीं रह सकते। तो कहीं कहीं ये भी एक बड़ा विषय है कि यहाँ पर रहकर वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जो बेल पे छूटे उनको छत्तीसगढ़ से बाहर रहने के लिए कहा गया है। तो कहीं कि मुझे लगता है कि यदि सौम्या चौरसिया की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई है तो कुछ न कुछ ऐसे लिंक जरूर मिले होंगे, कुछ न कुछ ऐसे सबूत जरूर मिले होंगे ताकि जो भविष्य में और कुछ गिरफ्तारियां इसमें की जा सकती है। और यही वजह है कि दोबारा गिरफ्तारी करके उनको पूछताछ के लिए लिया गया है। और आगे की जो कार्रवाई है, मुझे लगता है कि चूंकि ईडी के साथ ईओडब्ल्यू और दूसरे जो जांच एजेंसी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो कहीं कहीं जो सबूत है वो पड़ताल के बाद सामने आएगा कि आखिर अगला जो नाम है वो किसका होगा, अगला नाम किसका होगा। चलिए, अब हम ये मान के चले कि भाई विधि सम्मत ही कार्रवाई हो, ये पक्षपात के जो आरोप लग रहे हैं अब दोबारा ना लगे। हालांकि ये कहना आसान है पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात जनता के समक्ष रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात बहुत उलझती पहेली के तौर पर सामने आ रही है कि अब अगला नाम किसका हो सकता है और ये जो नाम है अब ये क्या बताएंगे। सौम्या चौरसिया से पूछताछ के बाद अभी क्या बात सामने आएगी, क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाएगा, बताना पड़ेगा भाई ये बातें सामने आई है, आएगी नहीं आएगी और किस तरह से आएगी ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।